हेलो माय डियर, आप सभी जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आज का वीडियो आप लोग को पता है कि इससे पहले मैं MSN 1 और MSN 2 का कुछ प्रश्न यानी 25 तक मैं आपको MCQ करा दिया था MSN 2 में भी, ठीक है। और हम बताए थे कि MSN 2 में लगभग मैं 90 से ज़्यादा MCQ आप लोग को कराऊँगा जो महत्वपूर्ण MCQ है। तो उसमें से 25 MCQ आप लोग को मैं करा दिया था। तो वहाँ पे कुछ MCQ लगभग आज जो है 70 के आसपास MCQ हम लोग इस वीडियो में, जो कि हमारा MSN 2 से होने वाला है, ठीक है। MSN 2 से होने वाला है। और मैं आपको अभी कह देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न ऐसा नहीं है कि MSN 2 और MSN 1 बांटा हुआ है, ठीक है। आपके MSN 2 और 1 कहीं से भी जो है आपके ऑब्जेक्टिव पूछ देंगे, इसका उसमें और उसका इसमें। तो आपको सिर्फ ये जानकारी रखना है सभी चीज़ों के बारे में। आप बटिए मत, आप ये मत बांटिए कि यह MSN 1 का ऑब्जेक्टिव है, ये MSN 2 का ऑब्जेक्टिव है। जितना ऑब्जेक्टिव्स आपके आ जाए MSN में, आप उसको पढ़ते चलिए और वही जो है MSN 1 और MSN 2 के लिए आपका इम्पोर्टेंट होगा, समझ गए। बाकी यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि सर आपने छोड़ दिया है, तो इसलिए मैंने MSN 1 के लगभग 50 MCQ करा दिए थे, वहाँ पे समाप्त था। लेकिन MCQ जो दूसरा है MSN का, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं, ताकि दोनों का लगभग 150 से लेकर 150 के आसपास आपके दोनों से MCQ हो जाएंगे, तो आपके नॉलेज भी बहुत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 25वां मैं करा चुका हूँ प्रश्न, सीक टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो आपको पता है डिप्थीरिया के जो है पता करने के लिए सीक परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया का लक्षण क्या है। आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोफोबिया में होता यह है कि जल से डर लगता है, जैसे कुत्ता काटने से ये चीज़ें होता है। तो यह जो है रेबीज जो होता है, यह हाइड्रोफोबिया जो है आपके लक्षण है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, रेबीज, ठीक है। 27 है, फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है। माय डियर, आप लोगों को पता होना चाहिए फाइलेरिया का दूसरा नाम हाथी पाँव भी होता है। तो इसीलिए इसे एन्सेफ्लाइटिस तो ब्रेन का जो है सूजन होता है, मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन के कवर मतलब जो मेनिंजिस होता है उसका है, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल का जो है इन्फ्लामेशन है। तो यह तीनों होगा नहीं, तो इसलिए एलिफेंटियासिस होगा। नाम से ही है, एलिफेंट से ही एलिफेंटियासिस बना है, यानी हाथी पाँव। तो फाइलेरिया का दूसरा नाम एलिफेंटियासिस होता है, ध्यान में रखिए, ओके। CPR देने का समय स्टर्नम मतलब जो छाती होता है उस पर कितना दबाव हम लोग अंदर तक देते हैं। तो माय डियर, CPR देते समय हम जो है 1.5 से लेकर 2 इंच तक जो है दबाव जो है प्रेशर छाती पर लगाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ देगा कि CPR में हम कितना जो है नीचे तक छाती को प्रेस करेंगे, तो 1.5 से 2 इंच तक, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। 29 है, लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो माय डियर, जो लेप्रोसी होता है यह लंबे समय का अवधि होता है, लंबे समय में पता चलता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 वर्ष इसका जो है, कहीं कहीं 3 से 5 वर्ष देगा। तो ये चीज़ें भी आपको यही होगा। देखिए, जहाँ भी MCQ आ जाएगा ना, तो वहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को टारगेट करते हैं, और जो आपको आंसर पता है अगर उससे थोड़ा मोड़ा अगर कोई भिन्न है, उसके आसपास है, तो आंसर वही आसपास वाला होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दे देगा, 3 से 6 दे देगा, ईयर में दे देगा। तो ये आपको नॉर्मली सोचना है। तो 2 से 5 यहाँ पे ईयर है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगर 3 से 5 रहता तो हम उसको आंसर मानते, ठीक है ना। 30 नंबर का है माय डियर, इंट्रा, अगर मान गए फिलअप में पूछ दे कि लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड बताइए, तो आप 2 से 5 लिख दीजिएगा, फिर भी सही। 3 से 5 ईयर लिख दीजिएगा, फिर भी सही, लेकिन ईयर जरूर लगाइएगा, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है किस में, तो आपको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ कि ग्लूकोमा में जो होता है IOP लेवल बढ़ जाता है, आँखों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ग्लूकोमा होता है। 31 है, फाइलेरिया किस कारण से होता है। तो आपको पता है फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 32, अंधेपन का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, कैटरेक्ट जहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे जटिलता में मैं पढ़ा रखा हूँ कि इसका अंधेपन जो है, कैटरेक्ट का मुख्य कारण अंधेपन होता है। मोतियाबिंद से व्यक्ति के अंदर अंधापन जो है आता है, यह मुख्य कारण होता है। माय डियर, 33 नंबर का है, डायोमॉक्स में पाया जाता है। डायोमॉक्स एक दवाई का नाम है, मेडिसिन का नाम है, जिसमें एसिटाजोलामाइड पाया जाता है, ठीक है। डायोमॉक्स जो है अलग अलग जो है आपके डोज में आते हैं, लेकिन इसमें मुख्य जो कंपोजिशन होता है वह एसिटाजोलामाइड ही होता है, ठीक है। एसिटाजोलामाइड होता है जो क्या करता है, BP को कम करता है। अगर डायोमॉक्स कोई लेगा तो वह एसिटाजोलामाइड उसमें डायूरेटिक की तरह काम करता है, मूत्र का जो है बहुत ज़्यादा निष्कासन करता है।
34 है माय डियर, आँखों को लेंस के धुंधलापन से क्या तात्पर्य है। माय डियर, आँखों को लेंस से धुंधलापन के क्या तात्पर्य है। तो धुंधलापन का ही है लेंस के धुंधलापन, आँखों के धुंधलापन नहीं पूछता। अब आँखों में धुंधलापन तो संक्रमण होने से भी होता है, आँख आने पर भी धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये सब जो है, अगर लेंस का धुंधलापन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह कैटरेक्ट का निशानी है, ठीक है, और लेंस अपारदर्शी हो रहा है, ठीक है। 35 नंबर है, राइनिटिस सूजन होता है। राइनोरिया जो आप लोग जानते हैं, राइनोरिया जो होता है नाक से पानी बहना। राइनिटिस जो होता है नाके का जो म्यूकस होता है जहाँ से पानी निकलता है, ठीक है ना, नाक बहता है, उसी मेम्ब्रेन का जो है यह इन्फ्लामेशन होता है। नजल म्यूकोस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, नाक का म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन राइनिटिस कहलाता है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, एमआई को हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं। आपको इसको डिटेल में आगे पढ़ना है। हार्ट अटैक कहते हैं, और इसके होने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो धूम्रपान से भी हो सकता है, मोटापा होने से भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, इसलिए यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए, प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज की बात किया जाए तो 3 से 7 दिन माना जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 3 से 7 कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, 1 से 7 दिया गया है, तो लगभग यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है, ओके। 38 है, एलोपेशिया का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, बालों का अनुपस्थित, गंजापन होना या बालों का टूटना, लॉस ऑफ हेयर, ये सब जो है हमारा एलोपेशिया के अंदर आता है, एलोपेशिया हो जाएगा। 29 है, कहता है नॉर्मल आई जो होता है उसका विजन कितना होता है। तो माय डियर, जो 6/6 के अगर किसी का यह पावर होगा तो उसको नॉर्मल दृष्टि माना जाता है, 6/6 का, ओके। नेक्स्ट है, केराटोप्लेसिया का अर्थ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, केराटोप्लेसिया का मतलब होता है कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट, कॉर्निया का सर्जरी होना ही केराटोप्लेसिया कहलाता है। और इसको हम लोग जो है कॉर्नियल ग्रेफ्टिंग भी कहते हैं। एक कॉमिल नहीं होगा, ठीक है, एम नहीं है, कॉर्निल होगा, कॉर्निल, ठीक है ना। कॉर्नियल ग्रेफ्टिंग, कॉर्निया का जो है ग्रेफ्टिंग जो है होता है, और उसे केराटोप्लेसिया भी कहते हैं और कॉर्नियल ग्रेफ्टिंग भी कहते हैं, ओके। चलिए आगे हम लोग माय डियर, यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कहता है शैल क्रिया द्वारा आँखों को निकालने को क्या कहते हैं। माय डियर, आँखों को निकालना, समझ लीजिए कि जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल जो होता है हमारा आँख का, उस ऑर्बिट से आँखों को निकालना, ठीक है, सर्जरी के द्वारा, उसे हम लोग एनुक्लीसन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनुक्लीसन कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सर्जरी के द्वारा आँखों को निकालना एनुक्लीसन कहलाता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। स्तन कैंसर की होने की समान औसतन आयु कितना है। तो समान स्तनावधि यह 42 वर्ष होते हैं। इस उम्र में जो है स्तनों में ज़्यादा फैट वगैरह का जमाव ज़्यादा होने लगता है एज बढ़ने के साथ। यही कारण होता है कि लगभग 42 से 45 वर्ष जो है यह एवरेज माना जाता है औसतन आयु ब्रेस्ट कैंसर होने का। ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं हो सकता है या बाद में नहीं हो सकता है, औसतन इतना माना जाता है, लेकिन होने के लिए पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है। माय डियर, इस्कीमिया का मतलब होता है कि हृदय के तरफ रक्त प्रवाह में कमी, ठीक है। तो हृदय को अगर रक्त प्रवाह कम होने लगता है तो उसे इस्कीमिया भी कहते हैं, और रक्त प्रवाह की कमी इस्कीमिया। और आप लोग पढ़ चुके हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार के इस्कीमिया ही होता है, जिसमें हृदय की तरफ यानी हृदय को ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, ओके। नेक्स्ट है, गोनेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। यह एक सेक्सुअल एसटीडी डिजीज है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मल 3 से 8 डे जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से 8 दिया गया, नहीं दिया गया है, ये बहुत कम दिया गया है, ये ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, ये बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर 2 से 8 यहाँ पे है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड याद रखिएगा, कंपटीशन में इंक्यूबेशन पीरियड से बहुत पूछता है, और आपके जीएनएम सेकेंड ईयर में भी बहुत पूछता है इंक्यूबेशन से एक सवाल, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोग को मैं पता है, पढ़ाए थे कि नाइट्रेट्स का उपयोग एंजाइना के मरीजों के लिए किया जाता है। तो नाइट्रेट्स का ही नाइट्रोग्लिसरीन है, और इसी को हम लोग एंजाइना के मरीजों में देते हैं, जो कि अभी हाल में ही हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर का, रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, इससे सूखा रोग भी कहते हैं, पता होना चाहिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए कमेंट करके, ओके। मलेरिया के कितने चरण होते हैं। तो मलेरिया के 3 चरण होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, मलेरिया जब पढ़ाएंगे तो आपको 3 चरण पता चल जाएगा।
ब्लेफराइटिस क्या होता है, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। एक होता है फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस जो होता है वह नसों की सूजन होता है, ठीक है, और सिराओं का सूजन होता है। भेन में इन्फ्लामेशन को फ्लेबाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर ब्लेफराइटिस पूछेगा बी से तो यह आईलिड का जो है सूजन होता है, ठीक है, पलकों की सूजन को ब्लेफराइटिस कहते हैं। माय डियर, देखिए माय डियर, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, देख सकते हैं, कहता है हार्ट रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हार्ट रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है। नवजात में तो होता ही है, फीटस में सबसे ज़्यादा होता है, वृद्ध में कम होता है, और वयस्कों में जो है उससे जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फीटस में सबसे ज़्यादा जो है आपके हार्ट रेट होते हैं। ओके, 49 नंबर का माय डियर प्रश्न है, मस्टाइटिस का सर्वाधिक कारण क्या है। हम आपको पढ़ा चुके हैं, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग, ठीक है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ये मुख्य कारण होता है मस्टाइटिस का। और यह जो है मास्टाइटिस आपको पता होना चाहिए कि स्तनों का जो है ये आपके एक प्रकार से संक्रमण होता है। स्तन में संक्रमण, इन्फ्लामेशन होना मास्टाइटिस कहलाता है। और इसका मुख्य कारण जो होता है वह स्टेफाइलोकोकस से जो है होता है। यह एक बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, और इसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। कॉकी आप लोग पढ़े हैं ना, कॉकी बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में कॉकी पढ़े हैं ना, तो इसी कॉकी ग्रुप का एक बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, याद रखिएगा। 50 है, बहरेपन का मुख्य कारण क्या होता है। तो कानों में वैक्स जो होता है, यह वैक्स के बहुत ज़्यादा निर्माण होना बहरेपन डिफ का एक बहुत बड़ा जो है आपके कारण होते हैं। कान के परीक्षण के लिए इस्तेमाल करने वाला उपकरण होता है ओटोस्कोप होता है, याद रखिएगा, ओटोस्कोप होता है। सिस्टोस्कोप जो है मूत्राशय का या मूत्राशय के या मूत्रनली के परीक्षण के लिए सिस्टोस्कोप होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑटोस्कोप कान के लिए। 52 है माय डियर, डिप्थीरिया का बचाव किससे होता है। तो डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है डिप्थीरिया के लिए। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है, समझ रहे हैं। 53 नंबर का है, कहता है नॉर्मल आईओपी लेवल कितना होता है। नॉर्मल आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर। अब यही दबाव बढ़ता है आंखों में तो ग्लूकोमा होने लगता है, सर दर्द होने लगता है पेशेंट का। तो इसका आईओपी लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए जिससे व्यक्ति को जो है ठीक ठाक रहता है। तो देखिए नॉर्मल जो है यह कहीं कहीं आपको दिया रहेगा 12 से 20, ठीक है, 12 से 20, 11 से 20 ऐसे करके। तो यही मैंने बताया आपको कि 53 नंबर जो आपका नंबर प्रश्न है कि आईओपी लेवल समान कितनी होनी चाहिए जहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कितना है, तो 10 से 21 इसका राइट होगा, चूँकि यह बहुत कम है, यह जो है ज़्यादा है, और यह भी जो है ज़्यादा ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लगभग 11 से 20 या 12 से 20 आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली आप लोग 11 से जो है 20 जो है इसका राइट आंसर होगा, लिखिएगा इतना। लेकिन ऑप्शन में देखिए इसके आसपास कौन है, यही है, तो यही राइट होगा। ओके, MMHG जरूर लिखिएगा उसका यूनिट। उसके बाद है, कहता है हृदय में पेसमेकर का संरचना वाले कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक जो हृदय का पेसमेकर कहलाता है वह एसे नोड ही कहलाता है, ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से जो है होता है। 55 नंबर का है, आँख का फंडस के देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर, आँखों को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है उसे जो है हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं। सॉरी, सूक्ष्मदर्शी नहीं, ऐसा जो है उपकरण होता है जो आँखों के परीक्षण के लिए आता है, उसे हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं आँखों के परीक्षण के लिए। सिस्टोस्कोप मूत्राशय के पर्दा ब्लेडर को देखने के लिए। लैरिंजोस्कोप लैरिंग्स को जो है देखने के लिए। और ओटोस्कोप आप लोग को पता है अभी ऊपर देखे हैं कान के परीक्षण के लिए। 56 है माय डियर, देखिएगा, डैश की कमी जिससे रतौंधी होता है। डैश की कमी जिससे रतौंधी होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की डिफिशियंसी कमी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बर्गर डिजीज है, बर्गर कौन सा डिजीज है। तो माय डियर, बर्गर एक प्रकार से वैस्कुलर डिजीज है, रक्त वाहिनी का एक रोग है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बर्गर डिजीज किस प्रकार का रोग है। तो यह एक प्रकार का वैस्कुलर डिजीज है, रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स में होने वाला एक रोग होता है, समझ गए। चलिए, मम्स में कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है। माय डियर, मम्स को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कर्णमूल ग्रंथि शोथ भी कहते हैं। तो पैराटॉइड जो ग्लैंड होता है उसमें जो है मम्प्स जो है प्रभावित करता है पैराटॉइड ग्लैंड को, कर्णमूल ग्रंथि को, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी समान तौर पर एक उपचार है किसका, CVA का, गलत। कैंसर का, बिल्कुल सही। इन्फ्लामेशन का, गलत। फ्रैक्चर का, गलत। तो इसका राइट आंसर होगा रेडिएशन थेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, यह जो है कैंसर के लिए उपयुक्त इलाज होता है, ठीक है।
देखिएगा 60 है, जले हुए मरीजों के लिए आराम की युक्ति कौन सी है। तो माय डियर यहाँ पे आराम के साधन पूछ रहा है या आराम के युक्ति मतलब उपकरण पूछ रहा है जले हुए मरीज के लिए। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। कार्डियक टेबल कार्डियक मरीज के लिए होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। सैंड बैग फ्रैक्चर पैरों को स्थिर करने के लिए। एयर क्यूशन होता है जो है प्रेशर समान स्थान पर लगे, इसके लिए होता है, ठीक है। और बेड क्रेडल होता है जो इस प्रकार से बना होता है और इस पर कपड़ा को जो है क्या किया जाता है, रखा जाता है और इसके अंदर मरीज आराम करता है, जिससे कपड़ा जले हुए मरीज के बॉडी पर टच नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेड क्रेडल होगा। 61 नंबर है माय डियर, हृदय ताल की विकृति को क्या कहते हैं। ताल मतलब होता है रिदिम, रिदिम होता है। तो अगर हृदय में रिदिम में कोई समस्या आता है तो उसे डिसथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसरिदामिया कहते हैं, ठीक है। रिथेमिया कहते हैं, ठीक है। रिदिम से रिदेमिया बन जाएगा, डिसरेदेमिया दुष्ट तलता, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 62 है, कॉप्लिक स्पॉट किस में दिखता है। आप लोग को पता है मिजल्स में कॉप्लिक स्पॉट दिखता है, अभी मैंने पढ़ाया भी था। उसके बाद प्रश्न है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण में संकेत दिया जाता है, मतलब जो है किसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करने का इंजेक्शन दिया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकोमिया अगर किसी को होता है तो उसमें जो है उसका एक उपचार ये भी है कि मरीज का बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि ब्लड का जो है प्रोडक्शन यहीं से होता है, बोन मैरो से ही, ठीक है ना। तो इसलिए ल्यूकोमिया जो होता है तो उसमें बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांट करने का इंजेक्शन आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर के उपचार की रूपरेखा सभी को शामिल करती है सिवाय, सिवाय किसके, मतलब कौन से ऐसे है इसमें जो कैंसर के उपचार में शामिल नहीं होता है, किसके सिवाय छोड़कर। सर्जरी होता है, बिल्कुल सही है। कीमोथेरेपी भी कैंसर के लिए है, बिल्कुल थेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी यह भी है, लेकिन वैक्सीन जो है कैंसर के लिए नहीं दिया जाता है। वैक्सीन जो है कैंसर में काम नहीं करता है, तो ये जो है हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। 65 है टोनोमीटर किसके उपयोग आता है। तो ये IOP होगा, IOP, ठीक है, TOP नहीं होगा। इंट्राओकुलर प्रेशर, आँखों के दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और आँखों में दबाव IOP के लेवल बढ़ने से ही लगता है, तो इसलिए टोनोमीटर IOP और आँखों के लिए है, ठीक है। 66 नंबर है अमकुचन की एक जटिलता है, कंट्रैक्शन इज वन ऑफ द कंट्रैक्शन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कंट्रैक्शन, अवकुचन की एक जटिलता क्या है, CCF। अब CCF का फुल फॉर्म क्या होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर होता है। इसको बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा। इसमें अंकुचन होता है, यह एक जटिलता है, ठीक है। काली खांसी, अब देखिए ये वाला कुछ क्वेश्चंस जो है इस बार MP में सेकेंड ईयर में पूछा गया था। क्या पूछा था, वहाँ पे क्वेश्चन था कि काली खांसी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। यही क्वेश्चन उठा के जो है पूछ दिया गया था, ऑप्शन नहीं था फिलअप में, तो बहुत लोग गलत कर गए, ठीक है। काली खांसी को हम लोग पर्टूसिस के नाम से भी जानते हैं। आप लोग देखते होइएगा DPT का वैक्सीन मिलता है तो उसमें P जो पर्टूसिस होता है वह काली खांसी के लिए ही दिया जाता है, हुपिंग कफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हुपिंग कफ भी कहते हैं और पर्टूसिस भी जो है कहते हैं। बहुत लोग इसमें गलत कर रहा था, काली खांसी को डैश के रूप में जानते हैं, इससे बहुत लोग गलत कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश में दिया था हुपिंग कफ इज एल्सो नोन एज डैश, तो बहुत लोग जो है वहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, ठीक है ना। आपको गड़बड़ नहीं करना है क्योंकि मैं पढ़ा दिया। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो आपको पता होना चाहिए वायरस के द्वारा, गलत। रिकेट्सिया के द्वारा, गलत। फाइलेरिया ब्रोंकाइटिस के द्वारा, गलत। प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, ओके ना। 69 नंबर का देखिएगा उच्च रक्तचाप में इलाज शामिल है, मतलब हाइपरटेंशन के इलाज में, BP के अगर इलाज करना हो तो उसमें क्या क्या शामिल है। डिजिटलाइटिस यह हृदय रोग के लिए है, गलत हो जाएगा। एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए है, गलत हो जाएगा। डायूरेटिक क्या कहता है, डाईयूरेटिक क्या करता है, यह क्या करता है आपके उच्च रक्तचाप में डायूरेटिक जो होता है मूत्र को क्या करता है, निर्माण ज़्यादा करता है। और एंटी हाइपरटेंशन क्या करता है, यह दवाई होता है जो आपके उच्च रक्तचाप में काम देता है, ठीक है, उच्च रक्तचाप को अवरोध करता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है, एंटी हाइपरटेंसिव। 70 है टोनोमीटर के अंदर के दबाव को मापने के लिए किसका, आँखों में जो दबाव होता है, आँखों के अंदर जो दबाव होता है, IOP लेवल जो बढ़ता है उसके कारण जो दबाव होता है उसके लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओके, ऊपर में भी बताए हैं। 71 नंबर है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपो मतलब होता है कमना और वॉल्यूमिक जहाँ भी आ जाएगा समझिएगा यह तरल की बात कर रहा है, ठीक है, तरल की बात कर रहा है। तो हाइपो मतलब कम और वॉल्यूमिक मतलब तरल, यानी तरल के कमी से जो
शॉक लगता है उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। शॉक मतलब होता है आघात लगना, ठीक है। तो यही है कम तरल पदार्थ की मात्रा और इसी को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहा जाता है। ओके, भूकंप क्या है माय डियर? तो भूकंप एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डाइजेस्टर है। याद करना पड़ेगा आपको, भूकंप से भी प्रश्न लॉन्ग में शॉर्ट में समय पूछे जाते हैं। कौन सा नैदानिक परीक्षण टाइफाइड बुखार के लिए प्रयोग किए जाते हैं? माय डियर, कौन सा नैदानिक परीक्षण है जो टाइफाइड के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो टाइफाइड के लिए मॉन्टेक्स, टीबी के लिए होता है, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। और विडाल टेस्ट, ये बात सही है। तो विडाल टेस्ट इज द राइट आंसर एंड मॉन्टेक्स जो है टीबी के लिए होता है, टीबी के लिए टीबी गोल्ड भी होता है। ओके, 74 नंबर है, आगे है आंतरिक विकिरण चिकित्सा को किस रूप में जाना जाता है? माय डियर, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी को किस रूप में जाना जाता है? तो माय डियर, आप जब रेडिएशन थेरेपी पढ़े थे और वहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाया भी था और बताया भी था कि जो रेडिएशन थेरेपी होता है 3 प्रकार से लगता है, एक इंटरनल, एक्सटर्नल और, ठीक है। तो ये जो है आपके होता है, और इंटरनल वाला जो होता है उसे मैं आप लोग को बताए भी थे कि इसे ब्रेकीथेरेपी भी कहा जाता है। ब्रेकीथेरेपी यह रेडिएशन का इंटरनल जो है होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 75 नंबर है एसिडिटी का उदाहरण क्या है? माय डियर, इसमें एसिडिटी जो है किस बीमारी में? चिकन पॉक्स, क्षय रोग, एड्स, मोतियाबिंद, किस बीमारी में जो है एसिडिटी ज़्यादा बनता है? माय डियर, जिसको अगर एड्स होता है तो उसको जो है बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसमें से एक लक्षण एसिडिटी भी होता है। इसीलिए जब आप जाइएगा हॉस्पिटल में तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर आपके पेट ख़राब है तो वहाँ पे एड्स का भी, अगर बहुत दिनों से लंबे समय से अगर आपके पेट ख़राब है तो आपको एड्स का एक टेस्ट करवाते हैं। वायरल मार्कर में एड्स आता है तो उस एड्स का टेस्ट इसीलिए करवाते हैं कि चूँकि एड्स वाले मरीज को एसिडिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। 76 नंबर का है प्रकाश के प्रति असमान संवेदना को क्या कहते हैं? तो माय डियर, प्रकाश के प्रति अगर कोई भी व्यक्ति असमान संवेदनशीलता हो जाता है तो उसे फोटोफोबिया कहते हैं, चौकाचौंध इसे कहते हैं। असमान संवेदना का मतलब होता है कि प्रकाश के सामने जाने से आंख विचलित होना, प्रकाश पर आंख जो है डालने नहीं देना, ठीक है, या समस्या होना, प्रकाश में जाने पर समस्या होना, यानी संवेदनशील होने लगना, यही जो है फोटोफोबिया में होता है, ठीक है। डिप्लोपिया क्या होता है? तो यह द्विविजन होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, जल से जो है डर लगता है, ठीक है। तो ये जो है एफेकिया क्या होता है? लेंस में हानि होता है। तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं। एलपी के बाद, एलपी का मतलब समझते हैं? लंबर पंक्चर। आप लोग आगे पढ़िएगा, लंबर पंक्चर होता है एलपी के मतलब, ठीक है। तो एलपी के बाद पेशेंट को किस पोजीशन में रखा जाता है? तो उसे डोर्सल सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। डोर्सल सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है एलपी लंबर पंक्चर करने के बाद। एलपी का मतलब होता है कि व्यक्ति को लंबर एरिया में जो हमारा सर्व आर्कनॉइड क्षेत्र होता है उसमें जो है हम क्या करते हैं? इंजेक्शन डालते हैं और CSF जो है, CSF सेरोब्रम स्पाइनल फ्लूइड जो है स्पाइन से निकालते हैं इंजेक्शन लगाकर जांच के लिए, इलाज के लिए। तो एलपी के बाद डोर्सल सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जलने की एक जटिलता है। माय डियर, जलने की एक जो सबसे बड़ा जटिलता है वह रीनल फेलुअर होता है। अगर घातक रूप से कोई पेशेंट जल जाता है तो उसको किडनी फेल होने का भी डर रहता है। तो सबसे बड़ा जटिलता रीनल फेलुअर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेत्र श्लेष्मा की सूजन के रूप में जाना जाता है। नेत्र श्लेष्मा का मतलब होता है कि कंजक्टिवा जो होता है उसमें सूजन को हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। केराइटिस क्या कहेंगे? कॉर्निया का इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसके बाद आइरिस का इन्फ्लामेशन आइराइटिस कहलाता है। तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं। बाकी देख लीजिए, अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक गड़बड़ चीज़ें अब क्या हुआ है नोटिस कीजिए कि यह जो है आपका सीरियल अब यहाँ से गड़बड़ा गया है, ठीक है। ये टाइपिंग वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है माय डियर, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 79 के बाद आप लोग 80 ही कीजिएगा, 80 81 आगे चलिएगा, ठीक है। कहता है ओटोस्क्लेरोसिस की शैल क्रिया की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। माय डियर, ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि कान में जो है हड्डी का बढ़ जाना, जिससे जो सुनने की क्षमता है वह लॉस होता है। तो इस ओटोस्क्लेरोसिस में जो सर्जरी होता है उसे स्टेपेडेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपेडेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपेडेक्टोमी कहते हैं ओटोस्क्लेरोसिस की जो है, समझ गए ना,
चलिए ये समझ गए। चलिए कुछ चीज़ें होता है जिसको 1-2 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके जो है वहाँ पे क्लियर होता है चीज़ें, समझ गए। तो वही मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको आपको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब दिमाग में बैठेगा। ओटोस्क्लेरोसिस में सर्जरी होता है, उसे स्टेपेडेक्टोमी कहते हैं, याद रखना है। ओके, सेप्टेसेमिया क्या होता है माय डियर? सेप्टेसेमिया एक बहुत ही खतरनाक जो है बीमारी है। सेप्टेसेमिया का मतलब होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन होना। सीधी आम भाषा में जानिए कि खून का संक्रमण अगर किसी को हो जाता है तो उसे सेप्टेसेमिया कहते हैं। ब्लड में पॉइजनिंग सेप्टेसेमिया कहलाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ाने के बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि 82 से शुरू कर दिया है, ठीक है ना, और उससे पहले जो है आपके गड़बड़ा गया था, ठीक है। सोराइसिस में ऊंचा स्पर्शनीय पिंड को देखा जाना क्या कहलाता है माय डियर? सोराइसिस जो होता है एक प्रकार से स्किन डिजीज है, और इसमें जो एक ऊंचा सा पिंड बन जाता है, फोड़ा फुंसी जो होता है, उसे प्लेक्स चकाता कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चकाता बन जाता है स्किन पे, समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया। 83 है, कान के परीक्षण के लिए ओटोस्कोप होता है। फीटोस्कोप होता है भ्रूण की स्थिति को जांचने के लिए, हार्ट रेट जांचने के लिए भ्रूण के गर्भ में, ठीक है। ओटोस्कोप कान के लिए, ठीक है ना। इंडोस्कोप होता है, जो एंडोस्कोपी होता है ना, वह आंतों के परीक्षण के लिए होता है। सिस्टोस्कोप जो होता है मूत्राशय, ठीक है ना, मूत्रनली, ये सब के परीक्षण के लिए। ओके ना। चलिए चौथा है, यहाँ पे देखिएगा, हड्डी के प्राथमिक सौम्य ट्यूमर को कहा जाता है। अगर हड्डी में कोई प्रकार के ट्यूमर यानी सूजन के रूप में हड्डी में हो जाता है तो उसे ऑस्टियोकोंड्रोमा कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोकोंड्रोमा कहते हैं, याद रखिएगा। ऑस्टियो मतलब हड्डी से ही, ऑर्थो से ही ऑस्टियो बना है, और कोंड्रोमा का मतलब ही होता है कि ट्यूमर के रूप में। तो हड्डी में जो प्राथमिक ट्यूमर होता है उसे ऑस्टियोकोंड्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट है हेपरिन। ये क्या है? तो आप लोग को पता है हेपरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। हेपरिन हो गया, वारफिरिन हो गया, यह सब एंटीकोगुलेंट है, समझ गए। और एंटीकोगुलेंट का क्या काम है कि ब्लड के थक्का को जो है तोड़ता है, ठीक है। सुजाक, सिफिलिस किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, सिफिलिस जो होता है ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण होता है। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हर्पीज जो है दाद, हर्पीज जो है देख लीजिए यहाँ पे, हर्पीज जो है किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो हर्पीज जोस्टर जो है चिकन जो है पॉक्स से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। हर्पीज जोस्टर जो है चिकन पॉक्स रिलेटेड है इससे, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब आपको GNM, BSc नर्सिंग, ANM और तमाम नर्सिंग के जो है कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इसके पढ़ना नहीं भूलिए, और इसका अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो nursingyan.com पर यह मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नर्सिंग ज्ञान में जो है आपको सेकेंड ईयर में जाना है, सेकेंड ईयर में आपको MSN 2 में जाना है, और MSN 2 में यह आपको मिल जाएगा MCQ वाला, ठीक है। खून में RBC के वृद्धि को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर किसी को अगर ब्लड में RBC का लेवल, RBC का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्काइटिस का सूजन। टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस में जो वृषण जो होता है उसका अगर सूजन हो जाता है उसमें, ठीक है ना, जैसे मान गए इसमें सूजन हो जाएगा तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस टेस्टिस का सूजन होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है आपका ऊपरी पलक के गिरने को ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड क्या कहा जाता है? तो ऊपर के जो पलक होता है उसको गिरने को हम लोग फॉल ऑफ आईलिड, इससे हम लोग टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? P जो है साइलेंट होगा, टोसिस जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पलकों का गिरना। नेक्स्ट है आपका आँखों के लेंस की अपारदर्शिता को क्या कहा जाता है? तो जो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब आँख के लेंस में अपारदर्शिता होने लगता है, यानी पारदर्शी के तो मतलब होता है कि इधर से उधर दिख सकता है, लेकिन अपारदर्शी का मतलब है कि इधर से उधर नहीं देख सकता है। तो जब आँख आपके इधर से उधर नहीं देखेगा मतलब आपके अंदर अंधापन आने लगेगा, और उसको जो है कैटरेक्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आज का प्रश्न का यह लास्ट प्रश्न है कि इंट्राओकुलर दबाव बढ़ने पर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने से ग्लूकोमा रोग होता है। आपको मैं कितना बार यहाँ भी बता दिया और वहाँ भी बताया था। तो इस प्रकार से मैंने 95 प्रश्न आज हम देखे हैं, मतलब इस MSN 2 में मैंने आपको करा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, समझ गए, चाहे कंपटीशन में है, चाहे GNM सेकेंड ईयर में है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से तो कंपटीशन
क्वेश्चन में भी पूछता है। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, जो भी लोग हैं समझिए। बिल्कुल मैं एकदम अच्छे से बता दिया और आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन सभी प्रश्न को अगर पढ़ना हो तो nursingyan.com पर चल जाइए, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव में जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।